सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके 2017 का हम पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और दोस्तों हम सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप सभी विषयों को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। हर विषय का आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। हर एक विषय के पवन सीरीज, दादन सीरीज के सभी बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके अलावा आप लोग के हर एक विषय का चैप्टर वाइज हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ाया है। तो अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो आपको हमारे चैनल से अच्छा कोई चैनल नहीं मिलेगा। आप हमारे चैनल से सभी विषयों को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आप सभी वीडियोस को अच्छे से पढ़ डालिए। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1950 में, 1988 में, 1948 में या फिर सन 2000 में। दोस्तों, चाहे इसको आप राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कहिए, चाहे इसको आप संपूर्ण साक्षरता अभियान कहिए, दोनों का अर्थ एक ही है। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे प्रशिक्षु कंफ्यूज हो जाते हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये दोनों एक ही है। 1988 में शुरू किया गया था और इसका जो ध्येय वाक्य था वो था एक पढ़ाए एक। और ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उसका ध्येय वाक्य क्या था या फिर संदेश क्या था। तो क्या था? एक पढ़ाए एक, यही इसका ध्येय वाक्य था। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा परियोजना कब लागू की गई? 5 अक्टूबर 1993 को, 20 जनवरी 1995 को, 31 नवंबर सन 2000 को या फिर 17 मई 1993 को। तो राइट आंसर है ऑप्शन द 17 मई 1993 को। उम्मीद करती हूँ आप में से मैक्सिमम लोग को इसका आंसर बता रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है, यह क्या कहलाता है? अवरोध, पृथक्करण, ह्रास या विभाजन। दोस्तों, ये मैंने जहां पर भी क्वेश्चन आया है इतने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। जब बच्चा शिक्षा पूरा किए बिना ही विद्यालय छोड़ करके, बीच में ही अगर विद्यालय छोड़ करके चला गया, वो पढ़ाई कर रहा था, अचानक से स्कूल से गायब हो गया, मतलब उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? अपव्यय या ह्रास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सा है ये बिल्कुल सही है। और अगर बच्चा कक्षा 2 में है और वो बार बार एक ही कक्षा में हर साल पढ़ रहा है, एक कक्षा से आगे बढ़ ही रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? अवरोध हो जाएगा। तो यहाँ पर तो राइट आंसर ह्रास ही है, क्योंकि वही पूछा है कि बच्चा अगर विद्यालय छोड़ करके चला जाता है बीच में ही तो क्या हो जाता है? उसका ह्रास या अपव्यय हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को नहीं भूलेगा और आप लोग हमेशा इसको याद रखेंगे, क्योंकि मैंने जहां पर भी ये क्वेश्चन आया है बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के कौन अध्यक्ष थे? राममूर्ति, राधाकृष्णन, DS कोठारी या फिर श्री UN ढेबर। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनजातियों की शिक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए श्री UN ढेबर समिति गठित की गई थी 1960-1961 में। तो ये 1960 और 1961, ये क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री UN ढेबर, ठीक है, नाम आप याद रखिएगा इनका। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की कौन अध्यक्ष थी? हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी या फिर आचार्य राममूर्ति। तो राइट आंसर है दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख क्या थी? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष बनाई गई थी और ये समिति कब बनी थी? 1958 में बनी थी।
क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रेल लिपि द्वारा किसको शिक्षा दी जाती है? गूंगों को, बहरों को, अंधों को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ब्रेल लिपि द्वारा उनको शिक्षा दी जाती है जिनको आंख से देखने में दिक्कत होती है, तो उनको ऐसी चीजें दी जाती है ना जिसमें चीजें उभरी हुई होती हैं, यानी कि जिससे वो पढ़ते हैं उसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं, और जो स्लेट होती है उसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं, और वो उसको उसको टच करके, मतलब उसको महसूस करके वो पढ़ते हैं, तो ये ब्रेल लिपि कहलाती है। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया सन 1965-66 में, 1997-98 में, 1990-91 में या फिर 2000 में? आप लोगों को अच्छे से पता है कि डीपीईपी योजना की शुरुआत 1997-1998 में हुई। तो आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसे डाइट की स्थापना कब हुई? 1987 में। किसकी संस्तुति पर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। अब आपको डीपीईपी याद रखना है। तो ठीक इसके 10 साल बाद 1997 में, 1997, 1998 तो याद ही रहेगा, वो तो भूलेगा नहीं क्योंकि इसके तुरंत बाद है। तो आप इसके 10 साल बाद, डाइट के 10 साल बाद डीपीईपी बना, डाइट के 10 साल बाद डीपीईपी, डाइट डीपीईपी। तो इस तरीके से आप याद रखोगे तो एक साथ आपके 2 क्वेश्चन तैयार होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव किसने दिया था? दोस्तों ये अपव्यय और अवरोधन इतना इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसका रीजन ये है कि प्राइमरी स्कूलों में अभी भी ये समस्या पूरी तरीके से हल नहीं हो पाई है, अभी भी बच्चों का अपव्यय और अवरोधन रुक नहीं पाया है, और इसीलिए इस पर बहुत जोर दिया जाता है कि कैसे इसको प्राइमरी स्कूलों में कम किया जाए, और इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार आपको हर जगह देखने को मिलता है। तो अपव्यय और अवरोधन इन दोनों को ही ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। तो इस पर रिपोर्ट दिया था हर्टांग समिति ने, जो कि बनी थी 1929 में, 1929 में ये समिति बनाई गई थी, और पहली बार इस समिति ने किसी ने भी अपव्यय और अवरोधन पर खुल करके बात की थी। कोठारी आयोग आपको अच्छे से पता है 1964 में बना है। राधा कृष्णन आयोग आपको अच्छे से पता है 1948 में बना है, और वुड का घोषणा पत्र 1854 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय है। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? आप लोगों को पता है कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और तैयार करिए, एससीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? एससीईआरटी, बार बार धरना देने बच्चे वहीं जाते हैं, कोई भी चीज होता है तो बच्चे एससीईआरटी पर पहुंचते हैं, तो एससीईआरटी कहाँ है? लखनऊ में है। और पीएनपी का कार्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है, इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 1972, 1945, 1985 या फिर 1980? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया? 1958 में, 80 में, 1980 में, सन 2001 में या फिर 1985 में? तो 1958 में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? तो धारा अगर पूछेगा तो धारा 45 है, और अगर अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 21A। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी बार मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि पोषाहार वितरण योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से किया गया था। और दोस्तों आप लोगों को पता भी है कि 15 अगस्त के दिन हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और उसी के दिन ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, और जो कि 2004 से बच्चों को स्कूल में पका पकाया भोजन मिलने लगा। उससे पहले बच्चों को राशन मिलता था तो उसे हम पोषाहार वितरण योजना कहते थे, और जब बच्चों को मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन मिलने लगा तो उसको हमने एमडीएम बोल दिया, मिड डे मील योजना। तो इस तरीके से 2004 से स्कूलों में पका पकाया भोजन मिलने लगा बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को, सार्जेंट को, कजैन योजना को, या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर सार्जेंट लिखा है लेकिन सार्जेंट योजना है।
तो दोस्तों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को, और ये क्वेश्चन भी मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि वुड के घोषणा पत्र को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव कब दिया था? तो कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव में दिया क्या था? लोकमत निर्माण कार्य का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्यक्रम सामग्री की व्यवस्था या पाठ्य सामग्री की व्यवस्था, या फिर उपयुक्त सभी का? तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी का। अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों के योग से बना हुआ है, जिसका अर्थ है, आप देखिए न्यूनतम का अर्थ है न्यूनतम शब्द का अभिप्राय कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। यानी कि कोई बच्चा कितना सीख रहा है, टीचर तो पूरा पढ़ा के चले जा रहे हैं लेकिन बच्चे उसको कितना सीख पा रहे हैं। इसके बाद अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना होता है, आप लोगों को पता है, बालक के व्यवहार में ऐसे परिवर्तन जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। स्तर, स्तर शब्द का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करना है। अब देखिए न्यूनतम अधिगम स्तर परिभाषा, न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। यानी कि बच्चा कम से कम कितना सीखे, टीचर तो पूरा पढ़ा के चले जाते हैं लेकिन बच्चा कितना सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? महिला समाख्या कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 1989 में शुरू की गई। महिला समाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य समानता हासिल करने के लिए महिलाओं की शिक्षा हेतु ऐसे माहौल का सृजन करना है जिसमें महिलाएं ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर अपने और अपने समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए सशक्त बने। इस समय यह कार्यक्रम 10 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, हमारे उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के 126 जिले में कार्यान्वित किया जा रहा है। यानी कि यह कार्यक्रम हमारे उत्तर प्रदेश में भी चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में भी आपको कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ा दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को ये अति लघु उत्तरीय में पूछा है तो आपको अधिक से अधिक 3 से 4 लाइन में इसका आंसर लिखना था। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा दिया है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर हमें उद्देश्य ही देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर इतना बड़ा दिया हुआ है लेकिन हम इसको थोड़ा सा छोटा करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मैं ऐसे ही आसान सी भाषा में समझा देती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित की गई। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना। स्कूल में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का किस तरीके से हम सुविधाओं की व्यवस्था करें, और साथ ही साथ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई थी। 2 बड़े पक्के कमरे जिनके सामने एक बरामदा। अक्सर आप देखोगे प्राइमरी स्कूलों में तो आपको 2 बड़े कमरे दिखेंगे पक्के और एक बरामदा दिखेगा, बरामदे से लगा हुआ एक छोटा सा प्रिंसिपल ऑफिस दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत ही चल रहा है। कम से कम 2 अध्यापकों की आवश्यकता होती है इसके अंतर्गत, जिसमें से एक महिला होनी चाहिए। खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें आदि शिक्षण अधिगम सामग्रियां होनी चाहिए। तो अगर आपका 1 नंबर का आंसर है तो आप कितना बड़ा लिखोगे उसका आंसर? तो आप कोशिश करोगे ना कि हम छोटा बनाएं उसको। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य ये भी था कि हम हरास और अवरोधन की समस्या को कम कैसे करें। तो ये जितनी भी योजनाएं बनती हैं सबका उद्देश्य यही होता है कि बच्चे स्कूल छोड़कर ना जाएं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों अपव्यय और अवरोधन, आप देखिए बहुविकल्पी में भी 2 क्वेश्चन पूछा था, अति लघु उत्तरीय में भी 1 क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं रह गई कि ये कितना इंपॉर्टेंट है अपव्यय और अवरोधन टॉपिक। अपव्यय का अर्थ क्या है? बच्चा बिना प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही स्कूल छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, यही होता है। अब इससे क्या होता है? इससे
इससे प्राथमिक शिक्षा बच्चा पूरा नहीं कर पाता है और प्राथमिक शिक्षा पूरा ना कर पाने के कारण ही वो समाज में कुछ अच्छा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने अपनी शिक्षा ही नहीं ग्रहण की। तो इस तरीके से उनके अभिभावकों की धन की भी क्षति होती है और बेचारे बच्चे की उम्र भी धीरे-धीरे निकल जाती है। इस तरीके से जो जिस तरीके से उसके साथ के जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ वो नहीं पढ़ पाता है। और अवरोधन क्या है? अवरोधन में क्या होता है? अवरोध का मतलब कि बीच में बाधा उत्पन्न हो जाना। अवरोध का मतलब ही बाधा होता है। तो बच्चे का एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना ही क्या कहलाता है? अवरोधन कहलाता है। और भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे-छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं। एक ही बच्चा एक ही कक्षा में बार-बार अगर पढ़ रहा है और वो अपनी कक्षा को पास नहीं कर पा रहा, अगली कक्षा में नहीं जा पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अवरोधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव क्या हैं? तो हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव, उनका सुझाव था कि लड़के लड़कियों की शिक्षा समान होनी चाहिए, अर्थात लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्वेश्चन नंबर 21 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी के 2 अधिकार बताइए। दोस्तों, डीपीईपी के 2 अधिकार जो है इनमें प्रमुख रूप से है कि जो प्राथमिक शिक्षा है इसका हमें प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना है। अधिकार या कार्य एक ही चीज है, ठीक है। और इसमें विद्यालय में बच्चों का ठहराव बढ़ाना, दूसरा है विद्यालय में बच्चों का ठहराव बढ़ाना, विद्यालय में बच्चों का ठहराव, और साथ ही साथ अपव्यय और अवरोधन की समस्या को कम करना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डीपीईपी योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 7 राज्यों के 42 जनपदों को शामिल किया गया था, द्वितीय चरण में 22 जनपदों को और तृतीय चरण में 32 जनपदों को शामिल किया गया था। तो डीपीईपी कार्यक्रम, डीपीईपी परियोजना के उद्देश्य में अगर देखा जाए तो 6 से लेकर के 11 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को 100% विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालय में नामांकन बढ़ाया जाए, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया था डीपीईपी योजना के अंतर्गत भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना बीईपी के अंतर्गत किन किन जनपदों का चयन किया गया था? तो 10 जनपदों का, इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, बनारस, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 23 है, बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए। तो नामांकन में वृद्धि और बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। तो एससीईआरटी के प्रमुख कार्य क्या हैं? एससीईआरटी के प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, यानी कि शिक्षकों की ट्रेनिंग करवाना। इसके अलावा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं एवं अन्य उपयोगी साहित्य का विकास। आप लोगों की जो भी पुस्तकें आती हैं वो एससीईआरटी के द्वारा ही मान्य होती हैं, जो आप लोग डीएलएड में पढ़ते हैं। तो इस पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है? एससीईआरटी करता है आप लोगों के, ठीक है। और शोध, सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का भी संचालन कौन करता है? एससीईआरटी ही करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय शैक्षिक शिक्षा परिषद एनसीटी की स्थापना कब हुई? तो 17 अगस्त 1995 को हुई। ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप, 17 अगस्त 1995। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रिज कोर्स क्या है? तो ब्रिज कोर्स से तात्पर्य ऐसा कोर्स जो शिक्षा से वंचित ड्रॉप आउट बच्चों को या ऐसे बालकों को जो किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए हैं, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स करवाए जाएं। यानी कि ब्रिज कोर्स का मतलब है ऐसे बच्चे जिन्होंने शिक्षा छोड़ दी है उन्हें फिर से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते हैं। कक्षा 1 के पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव नहीं प्राप्त होता है। बालकों को प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव प्रदान किए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? मैकाले के निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत या छन्नीकरण का सिद्धांत अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि मैकाले का विचार था कि समाज के केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए और वो उच्च वर्ग के जो लोग जो शिक्षा पाएं वो शिक्षा छन छन करके
समाज के निचले वर्ग तक पहुंचे, समाज के सामान्य वर्ग तक पहुंचे और उच्च वर्ग को शिक्षा देने का तात्पर्य यही था कि ये केवल अमीरों की शिक्षा पर ज्यादा जोर देते थे। ठीक है, तो जो उच्च वर्ग के मुट्ठी भर लोग शिक्षा पाए, वो शिक्षा छन छन करके समाज के निचले स्तर तक धीरे धीरे पहुंचे। ये इनकी शिक्षा थी, मैकाले जी की। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पैच की संस्तुतियां क्या हैं? तो दोस्तों, प्रमुख संस्तुतियां हैं, इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, यानी कि जो लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि केवल अमीरों को शिक्षा दी जाए और वो शिक्षा छन छन करके समाज के निचले वर्ग तक आए, इसको वुड के घोषणा पत्र में अमान्य कर दिया गया या अस्वीकार कर दिया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की भी सिफारिश की गई थी वुड के घोषणा पत्र में। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 1987 में हुई थी और किसकी संस्तुति पर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति पर जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 से यहाँ पर आप देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए? तो पाठ्यक्रम में लिखने पढ़ने के साथ कृषि की भी शिक्षा दी जाए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, अध्यापकों को प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो, अधिक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं, यानी कि ट्रेनिंग स्कूल और खोले जाएं ताकि टीचर्स को ट्रेंड किया जाए। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक विद्यालयों के आर्थिक सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था और पाठ्यक्रम में सुधार लाकर प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के प्रयास किए। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक निर्देश क्या है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा धारा 45 के अनुसार राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करिए। तो प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना, स्कूलों की अनुपलब्धता, उद्देश्यों की अस्पष्टता, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, इसके अलावा अप्रशिक्षित एवं स्नेहा विहीन अध्यापक और अनुसंधान व नवाचारों की कमी। तो ये प्रमुख रीजन है, प्राथमिक शिक्षा में ये समस्याएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक क्यों कहा जाता है? चलिए देखते हैं। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि भारत में शिक्षा के प्रसार पर चार्ल्स ने सबसे अधिक जोर दिया। उनकी धारणा थी कि इससे भारतीयों के विचारों में बदलाव आएगा और वे ईसाई धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। उसने हिंदू और मुसलमानों की अज्ञानता का वर्णन अपनी पुस्तक में किया और 5 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की। भारत में विद्यालय की स्थापना करना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना, ईसाई धर्म का प्रसार करना और पाश्चात्य शिक्षा या पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रसार करना। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री का वर्णन करिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत सामग्रियां हैं मुद्रित सामग्री और गैर मुद्रित सामग्री। मुद्रित सामग्री में अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, बोधात्मक पैकेज खंड और क्रियाशील पैकेज खंड 2। अब गैर मुद्रित में ब्लॉक, पहेलियां, खेल खिलौने, टाइल्स एवं पट्टियां, फुटबॉल, प्राथमिक विज्ञान किट, लघु औजार किट, गणित किट, पुस्तकें, कक्षा का सामान, कुर्सी, मेज, चटाइयां, बक्से, ब्लैक बोर्ड, ये सभी जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। आप देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आया हुआ है इस एग्जाम में। जिसने भी ये पेपर बनाया है बहुत ही अच्छे से बनाया है। जो भी प्रशिक्षु सभी योजनाओं को पढ़ करके अच्छे से गए रहे होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत आसान रहा होगा, क्योंकि आप देख रहे हो बार बार अपव्यय अवरोधन से क्वेश्चन पूछा है, ब्लैक बोर्ड योजना से पूछा है, डीपीईपी योजना से पूछा है, मध्याह्न भोजन योजना से क्वेश्चन पूछा है। तो जिसने भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की होगी उसके लिए ये पेपर बहुत आसान रहा होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36, प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो प्राथमिक विद्यालय में जो विद्यालय प्रबंध समिति गठित की जाती है, इसमें आप देखिए क्या क्या कार्य होते हैं इसके। विद्यालय के आस पड़ोस में रहने वाली जनता को बाल अधिकारों की सामान्य एवं रचनात्मक तरीके से जानकारी देना कि बच्चों के क्या क्या अधिकार हैं। इसके अलावा समिति विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय पालन, माता पिता के साथ नियमित बैठक करना, बालक के बारे में जानकारी देना, ये भी कौन करता है? विद्यालय प्रबंध समिति।
इसके बाद है विद्यालय के आस पड़ोस में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालकों के विद्यालय में नामांकन तथा उसकी सतत उपस्थिति सुनिश्चित करना, यानी कि बच्चों की स्कूल में जो उपस्थिति है वो बढ़े, इसके लिए भी विद्यालय प्रबंध समिति प्रयास करती है। अब इसका गठन क्या होता है, इसमें अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, प्रधानाचार्य, ये सभी लोग मिलकर के बनता है, इन सभी से मिलकर के ही बनता है विद्यालय प्रबंध समिति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरियों के योगदान का वर्णन कीजिए। मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास। ईसाई मिशनरियों ने धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा का सहारा लिया। इसके लिए उन्होंने अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने के कारण ही ईसाई मिशनरियों को आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अनेक प्राथमिक विद्यालय खोले। ब्रिटिश मिशनरियों ने मद्रास, मुंबई, बंगाल के अनेक स्कूलों की स्थापना की। मिशनरियों ने कलकत्ता में एक दान आश्रित विद्यालय खोला। इस प्रकार फ्री स्कूल सन 1789 यानी कि 1789 में फ्री स्कूल सोसाइटी द्वारा खोला गया। इन विद्यालयों में यूरोपियन तथा अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। अब मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं क्या थी? कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग इन्हीं को जाता था। इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। बालकों को पुस्तकें तथा लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई कानून 2009 में पारित होना भारत के बालकों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। वर्तमान समय में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के ऐसे 90 लाख बालक हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं। यद्यपि संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में 6 से लेकर के 14 अनुच्छेद 45 नहीं दोस्तों, यहाँ पर धारा 45 होगा। धारा 45 में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 व 21 का को जोड़ करके संविधान के 86वें संशोधन के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बालकों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो 21A में 21A या 21 का में पहली बार इसे क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये भी याद रखिएगा, इस अधिकार को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित कर दिया गया। कोई बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट की मुख्य बातें क्या हैं? तो एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा 1986 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना था। 1990 में पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर दिया गया। इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग पर बल दिया गया। इसकी रूपरेखा क्या है? विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल देना, बाल केंद्रित तथा शिक्षा का कायाकल्प आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख है। प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशिष्टताएं निर्धारित की गई। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करिए। तो डायट के प्रमुख कार्य हैं सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, सेवारत प्रशिक्षण को की व्यवस्था करना, यानी कि टीचर्स का यहाँ पर ट्रेनिंग भी होता है। और बीआरसी ब्लॉक संसाधन केंद्रों संकुलों को, यहाँ पर दोस्तों बीआरसी ही रहेगा, संकुल नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर बीआरसी रहेगा। ठीक है, बीआरसी को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। और यहाँ पर आप देखिए न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों संकुलों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। तो बीआरसी का मतलब ब्लॉक संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, और एनपीआरसी संकुलों को भी शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, और विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना। इसके बाद 7वां है, स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण अधिगम सामग्री विकास, परीक्षण, मूल्यांकन आदि के विकास हेतु कार्यशालाओं एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन करना। और लास्ट है, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके क्लियर हुए होंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का भी निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचता रहे और आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। सभी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में जहाँ पर भी आपको लगे आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की जरूरत है, प्लीज शेयर कर दिया करें। और दोस्तों आप लोग अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख करके बताइएगा कि आपको ये पूरा पेपर कैसा लगा और आपको पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवाया। अब आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। ऐसे ही फिर मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैं सभी को सॉल्व करवा दूंगी। तो एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर से ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। सभी विषयों को पढ़िए जब भी आपके पास समय हो। आप कोई काम भी कर रहे हो तो भी आप वीडियो को चला करके रख देंगे तो भी सुनते रहेंगे तो भी आपको चीजें याद रहेंगी। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।